सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम जा रहे हैं सुकरताल और हमारे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर सीताराम कटारिया जी, जो MBBS रिटायरमेंट है। हमारे साथ राजेश बोध जी हैं, जो हमारे साथ कहो या मैं उनके साथ रहा हूँ, लगभग 20 साल हमें हो चुके हैं एक साथ। और उनके साथ भाई साहब हमारे, जो है मैं नाम नहीं जानता हूँ, क्या नाम है भाई साहब जी। आज सबसे पहले मैं शुभकामना दूंगा उस पवित्र दिन की, उन पवित्र शब्दों की जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए इस देश के अंदर संसार में सबसे पहला उपदेश जो हमें दिया था, जिसकी स्थापना उन्होंने करी थी भगवान दास जी के नेतृत्व में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की, जो 19 जुलाई 1942 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 1942 में ये शब्द कहे गए थे और आज इसका क्या असर है, तो मैं और हमारे साथी आज सब लोग हम जा रहे हैं मुरादनगर गंग नहर से होते हुए। तो आप पीछे का लोकेशन देख सकते हो, सब चीज़ का दिखा रहा हूँ। तो हम सब लोग जा रहे हैं सुकरताल, जहाँ डॉक्टर साहब ने एक अपनी मेहनत से, लगन से अपनी ज़मीन खरीद कर बहुत सुंदर, बहुत बड़ा बुद्ध विहार का निर्माण करा है और उसमें उसका अनावरण भी हो चुका है। उसमें आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, आदरणीय अनिल कुमार कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, सैकड़ों भिक्षु और बहुत सारे लोग, हम भी पहुंचे थे वहाँ। तो वहाँ बुद्ध विहार जो है सुकरताल मुजफ्फरनगर जिला है और वहाँ पर सतगुरु रविदास जी का गुरु घर है। उससे आगे समलदास का गुरु घर है, उसके जस्ट सामने ही मैं आपको उसकी जो है पूरी कवरेज करके दिखाऊंगा। बुद्ध विहार तैयार हो चुका है मेडिटेशन के लिए, विपश्यना सेंटर के लिए अच्छा कार्य उसमें चल रहा है, थोड़ा बहुत है वो पूरा हो जाएगा। तो मैं आज आपसे मैं बात कर रहा था, तो इसमें आज डॉक्टर साहब से ये चर्चा होगी कि उनके बचपन के टाइम में और आज के टाइम में, 1942 में और आज के टाइम में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं डॉक्टर साहब, कहाँ तक हमारे समाज ने तरक्की करी है, कहाँ तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथागत बुद्ध को फॉलो करते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका सम्मान के अधिकार में। धन्यवाद देवेंद्र जी। आपने जो मेरे सवाल पूछा कि 1942 और आज में क्या फ़र्क है हमारे समाज में, तो इसके बारे में मेरा ये कहना है कि बाबा साहब ने जो बलिदान और जो मेहनत करके हमें ये सारा कुछ दिया है, तो उसकी वजह से जो लोग पढ़ गए, हमारे समाज के जो लोग पढ़ गए, तो उनके परिवारों ने तो तरक्की करी है, लेकिन जो उस टाइम से अब तक भी इसका फ़ायदा नहीं उठाया, वे परिवार अभी भी गाँव में, मैं गाँव का रहने वाला हूँ, भी जाता हूँ, वो वहीं का वहीं है। तो ये तो हाल हमारे समाज का है शिक्षित होने का। जहाँ तक संघर्ष की बात है, संघर्ष जो है ना, अब थोड़ा बहुत जो है ना, अब जागरूकता नई पीढ़ी में आ रही है, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि वो उनके पास जो है ना कुछ अपनी दिनचर्या का कोई वो नहीं है, उनके पास कोई साधन नहीं है कि जब तक हमें मतलब हमारे बच्चों को या कोई हमें खाने की भी लाले पड़े रहेंगे, तो फिर वो संघर्ष में भी कमजोरी रह जाती है। हाँ, संगठित जो है, जो संगठित होने हैं, संगठित तो होने लगे हैं अब वो इसलिए होने लगे हैं क्योंकि अब देख रहे हैं कि कहीं पर रोज़गार नहीं है, कहीं शिक्षा के भी हमारे जो आजकल का जो माहौल है वो सब दरवाजे बंद है, क्योंकि इतनी महंगी हो चुकी है। बच्चे 10वीं भी कर लेते हैं, 10वीं के बाद ज़्यादा 12वीं, और जितने भी प्रोफेशनल कोर्स है, चाहे इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, पॉलिटेक्निकल का हो, इतने महंगे हो गए हैं कि हमारे बच्चों के अब वो अप्रोच से बाहर है। तो मेरा तो यही कहना है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी कोई भी जो परेशानी है उसका समाधान भी है। तथागत बुद्ध कहते हैं भाई समस्या है, समस्या का कारण है तो निवारण है। निवारण। हमारे कुछ लोग रईस बने हैं, करोड़पति भी हैं, लखपति भी हैं, जैसे भी उनके पास जो भी संपत्ति है उनके लिए अच्छी है, लेकिन हमारे लोगों ने पे बैक टू सोसाइटी कम दी, यानी कि जिसको अवसर मिला वो तो कामयाब हो गया, लेकिन उस गांव छोड़कर शहर की ओर दफा हो गया, और शहर में जाने के बाद उसने केवल अपने परिवार तक सीमित रहा। और गांव के अंदर जो बाबा साहब का
आदेश है या बाबा साहब को फॉलो करते हैं तो उस पर कम विचार हो पाए। हाँ जी, देखिएगा जो पेबैक सोसाइटी की बात है, मान्यवर काशीराम जी ने जो DS4 बनाया था, तो उसमें जितने भी हम सरकारी कर्मचारी थे वो सब जो है ना, उसमें एक क्लाज था कि आप अपनी सैलरी का 10% पेबैक सोसाइटी देंगे। वो देंगे। पेबैक सोसाइटी का मतलब है कि जो हमारे जो बाकी समाज के जो हैं, हम उनके ऊपर वो खर्च करेंगे, क्योंकि हम लोगों को नौकरी मिल गई, रिजर्वेशन मिल गया, बाबा साहब की वजह से सब कुछ मिल गया। और इस तरह से सरकारी कर्मचारी, लेकिन बाबा साहब ने तो सीधे कहा ही था कि मुझे सबसे ज़्यादा जो धोखा दिया है मेरे पढ़े लिखे लोगों ने दिया है, समाज ने दिया है। तो वही हुआ। पेबैक सोसाइटी आप कह रहे हैं पैसा है, हमारे लोगों के पास पैसा है, लेकिन वही है ना, पेबैक सोसाइटी की तरफ उनका रुझान बहुत कम है। और है कोई बहुत ही आप जाइएगा कहीं पर चंदा मांगने या कुछ भी, अब तो अपनी मर्जी से तो कोई देता नहीं, उसमें भी आपको 10 बातें सुनाएंगे, तब जाकर के वो जो भी उनकी इच्छा है, इच्छा से भी कम अपनी मतलब हैसियत के हिसाब से वो नहीं करेंगे, चाहे उनके पास पैसा ना वो कह रहा है एक्सिस में वैसा हो रहा है। और मैंने यहाँ तक भी देखा है, जो ये पैसे वाले हैं जो रिटायर हो गए हैं और अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे जो है ना वो वहीं के वहीं हैं। बच्चे भी उनके ये नहीं कि उनके वो, क्योंकि वो पैसे का उन्होंने सदुपयोग नहीं किया। जहाँ पर पैसे का सदुपयोग नहीं होगा वहाँ उनके बच्चे भी उसका सदुपयोग नहीं कर पाए। भाई संस्कार जो है ना, संस्कार सबसे बड़ी संस्कृति वो है जो हमारी विरासत को आगे बढ़ाती है। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देश के अंदर मैं तो समझता नहीं हूँ, जहाँ भी हमारे 100 घर है वहाँ बाबा साहब की मूर्ति जरूर लगी होगी, लेकिन उन्हें बाबा साहब के संघर्ष की, बाबा साहब के कार्य की कोई जानकारी नहीं है। अब उस संघर्ष को, उस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए अगर जो लोग काम कर रहे हैं समाज में, उन लोगों की ना तो कोई संगठन मदद करता। अगर भाई तुम्हारे परिवार की रक्षा हम करेंगे, आप लोग प्रचार प्रसार करो। किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार जब होगा, चर्चा होगी, तभी उसका विचार बढ़ते हैं। भाई बाबा साहब को पूजने से या बाबा साहब की जयंती मनाने से हमारा काम नहीं हो रहा। बाबा साहब की जयंती से हमारा बहुत बड़ा फायदा हो रहा है देश के अंदर, कि हमारे जो युवा वर्ग है वो समझ रहा है कि हमारे मसीहा ये हैं, इन्होंने हमें तथागत बुद्ध का रास्ता दिया है कि बुद्ध की शरण में जाना है, ना कि किसी पाखंडवाद की शरण में जाना है। तो ऐसा कोई सिस्टम आप लोग या आपके साथ में ऐसे कोई साथी हैं जो 10, 20, 50 आदमी खड़े हों अलग अलग क्षेत्र से, कि भाई आप लोगों के परिवारों की रक्षा हम करेंगे, आप समाज के अंदर बाबा साहब भगवान बुद्ध के विचारों को पहुंचाएं। कुछ ऐसा कार्य के लिए क्या करा जाए, उसका मार्गदर्शन जरूर करें। देखिएगा, मैं ज़्यादा तो मैं भी नहीं वो कह सकता कि मैं आप बताऊं कि मैंने बहुत कुछ ये कर दिया या वो कर दिया। मैं उसमें बाद में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ सालों से, अभी 5-6 साल से मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने लोगों को जोड़ने की, हालांकि मैं बाबा साहब से, मैंने आगरा से MBBS किया था और आगरा में बाबा साहब का जो आधार था वहाँ से मैंने सब कुछ सीखा जी। और आपने दर्शन करे बाबा साहब के? नहीं, बाबा साहब के मैंने दर्शन नहीं किए, लेकिन जहाँ आगरा में मेरी शादी हुई है वहाँ बाबा साहब के कदम पड़े। हाँ, 18 मार्च 1956 ऐतिहासिक भाषण है बाबा साहब का। घर में जी। तो इसलिए वो परिवार भी जो है ना और था, तो मैं ऐसे ही इम्प्रेशन होकर के ना मैंने भी फिर वहीं से तो बाबा साहब का के बारे में जाना, क्योंकि स्टूडेंट थे हम 71 में। जब हमें भी इतनी वो नहीं थी, सीधे गांव से गए थे तो जागरूक वो नहीं थी। तो उसके बाद में सर्विस में रहे, सर्विस में आने के बाद, रिटायर होने के बाद में मैंने फिर ये इधर जो है ना कुछ थोड़ा सा सोशल वर्क और लोगों को जोड़ने का, बाबा साहब का हमें जो बताया, उनके रास्तों पे चलने के लिए मैंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन इस बीच में मैंने भी बहुत लोगों से अंदर से तो वो कुछ भी होंगे, लेकिन बाहर से कुछ होंगे, लेकिन अंदर जो है ना वो भी जो है ना मतलब एक तरह के साथ नहीं लगना चाहते, और जो लगना चाहते हैं उन्होंने अपना हित अपने हित के लिए करते हैं। जो जब उनका हित ठीक हो जाता है ना वो फिर आपका साथ छोड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने अब जा कर के 4-5 साल से
मैंने फिर एक वही है ना एक नारा है इकलो चलो। हाँ मैंने फिर जो है अपने गांव में किनोनी गांव है मेरा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में, वहाँ एक बौद्ध विहार बनाया। उसके बाद मैंने अब शुक्करताल में 2 बीघे ज़मीन लेकर 2 बीघे वहाँ में 4 साल से बना रहा हूँ। तो मेरा उसको बनाने का भी मकसद ये है कि हमारे जो जितने भी है जागरूक नागरिक हो या वैसे हो, दूसरों को भी हम जागरूक करेंगे, वो भी आएंगे। तो उनको इकट्ठा करके उसका जो है ना वहाँ इस तरह का हम एक धर्म उपदेश कह लो, जी धमदेश ना कह लो, या कई तरह के और बताए विपස්සना है, ये बहुत चीज़ है। और इसके साथ साथ मैं तो 2 चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि ये तो अलग है, लेकिन एक शिक्षा जी और एक स्वास्थ्य है, जी इनको भी साथ में जोड़ा जाए। हाँ और अभी जो है चौथा मैं सोच रहा हूँ कोई ना कोई हम अपने उसके समाज के बच्चों को कोई व्यापार, जी क्योंकि अब वो है नहीं, एजुकेशन नहीं तो सर्विस नहीं है, सर्विस भी कहीं नहीं है, एजुकेटेड भी बहुत बेचारे घूम रहे हैं ऐसे ही। तो जब तक हम अब उसमें वहाँ पर कोई रुझान सर्विस उसके व्यापार की तरफ नहीं करेंगे तो हमारा भला नहीं होने वाला है। तो हम वही है कि जैसे हम लोग धमदेशना जाते हैं या कोई वो वहाँ करेंगे तो वहाँ हम ऐसे भी वहाँ उस स्थान पर कोई बिजनेस की इस तरह की बातें करेंगे। और जो बिजनेसमैन है जो जैसे हैं, जैसे अभी आज का ज़माना चल रहा है स्टार्टअप का, तो इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ मैं चाहता हूँ कि इस तरह की कोई नौजवान कुछ आए वहाँ पर और इस तरह की एक्टिविटी शुरू करें। डॉक्टर साहब, एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये आई, क्योंकि मैं बहुत सारे मंचों पर जाता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, आपने पूरी दुनिया देख चुके हैं हम, कि हमारे जो लोग हैं वो मंचों पर अपनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, लेकिन जब युवाओं को जो उनके मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है, जब वो लोग अपने हाथ उठा देते हैं। भाई आप एक बात मैंने देखी अभी कि मेडिकल लाइन में 95% हमारी जनरेशन नहीं है। छोटे छोटे कोर्स जो हैं, जैसे कि आपने ये क्या बोलते हैं उसे, मेडिकल लाइन के D फार्मा, B फार्मा, GNM, नर्सिंग, ANM, उससे भी बड़े बड़े छोटे छोटे कोर्स हैं जी, लैब टेक्नीशियन है जी। तो इसमें 3-4 साल में ही बच्चा जो कामयाब हो जाता है कि अगर उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली तो वो प्राइवेट भी अपनी अच्छी जॉब कर सकता है। हाँ जी, पैरामेडिकल होती है, पैरामेडिकल कोर्स होता है जी, तो उनकी तरफ से, क्योंकि उसमें चक्कर ये है ना जी, उसके लिए कम से कम इंटर साइंस से होना चाहिए। हाँ जी। तो इंटर साइंस वाले बच्चे अब थोड़ा सा आ रहे हैं, लड़कियां बल्कि लड़कों की ज़्यादा, लड़कियों में रुझान है। जिन लोगों ने मतलब इंटर कर लिया है तो वो पैरामेडिकल कोर्सेज में जा रही है। मैं आपको अपनी घटना बताऊं कि अभी 3 साल पहले मैंने सहारनपुर में नागल के पास में ज़मीन 12 बीघे की मेरी बात थी। एक हमारे, मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, कहने को तो बुद्धिस्ट हैं, और उन्होंने मेरे को ज़मीन के लिए वो करी। मैंने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया और मैंने केवल इसलिए किया था कि भाई मैं यहाँ पर पैरामेडिकल कॉलेज बनाऊंगा जी। और मैंने नाम भी, सारा कुछ मेरी तैयारी थी। वो मोनेस्ट्री की बात करते थे, हम यहाँ मोनेस्ट्री बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। मैंने कहा भैया ये ज़मीन मैं भी साझा हो जाता हूँ। तो 5 बीघे ज़मीन मैंने वो ली, 12 बीघे ज़मीन थी वो, 12 में से अच्छा उसने एग्रीमेंट करा रखा था, वही समाज से पैसा इकट्ठा करके उसने एग्रीमेंट करा लिया 12 बीघे का। 12 बीघे में जब जो है ना, फिर उन्होंने पता नहीं मेरे नाम कहाँ से सुना, तो वो आकर के कोरोना काल था, कोरोना के बाद की बात है जी। तो वो आया मेरे पास, वो कहने लगे ऐसा ऐसा है, हमने 12 बीघा का एग्रीमेंट करा रखा और ये हमने 17-18 लाख रुपए जमा किए हुए एग्रीमेंट पर। लेकिन अब क्या है ना कि हमारे पास पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा है, हम उस ज़मीन को उठा नहीं सकते। कि जिन लोगों को हमने पर्ची काटने के लिए, वो पैसे तो ले आए, कलेक्ट कर लिए गाँव से, लेकिन मुझे यहाँ जमा नहीं कराए जी। और उसके बाद में कहने लगे कुछ कोरोना होगा कि हम उस ज़मीन को नहीं, वो लग रहे थे आप इस ज़मीन में हमारी सहायता कर दो। मगर भाई ठीक है, तुम एक तरफ मोनेस्ट्री बनाओगे तो मैं भी वहाँ पर या तो कुछ हॉस्टल बना दूंगा बच्चों के लिए, या फिर जो है ना मैं चाहता हूँ कि पैरामेडिकल स्कूल बनाऊंगा, तो पैरामेडिकल कॉलेज। तो वो करके हम मैंने पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद में हम गए रजिस्ट्री पर, तो रजिस्ट्री में बाद में पता लगा कि वो 12 बीघे ज़मीन में 2 बीघे तो उसने मालिक ने दी, अपने बंदा था उसकी ज़मीन थी।
और 2 बाकी रहेगी 10 बीघे। 10 बीघे में 5 मेरे पास थी और 5 में से उसने 3 बीघे एक और आदमी को बेच दी और 2 बीघे उसके पास रहेगी, वो भी उसने एक संस्था बना रखी थी जी और उस संस्था के नाम नहीं अपने नाम रजिस्ट्री कराई 2 बीघे के। समझो कि 12 बीघे जमीन जो हमें सपना दिखा था वो सपना हमारा 12 बांट कर दिया। 12 बांट कर दिया और उसका मकसद हल हो गया। उसने पैसे समाज से ले रखे थे, जी पैसे भी उसने पूरे इकट्ठे कर रखे थे, लेकिन ये ना बस 2 बीघे जमीन उसके पास अपनी है और हम ऐसे रह गए। तो इस तरह के मैं बताऊं कि हमारे समाज में लोग जो है ना, जो इस धर्म के नाम पर, बौद्ध उसके नाम पर ये जो है ना नए नए चले हैं, तो वो अपने हित के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो उसके बाद में तो हमने ये सोचा कि भाई हम अपना अलग ही ठीक है, हमने अपना अलग फिर अब शुक्र ताल में करने देखो प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, दुनिया में बुरे लोग भी हैं, और मैं आपको बता दूं कमी अच्छों की भी नहीं है, कमी बुरों की भी नहीं है, लेकिन आदमी अपना प्रयास अपनी ईमानदारी से कर रहा है, इससे खुशी की बात नहीं हाँ बस यही है जी भाई। अगर आप अच्छा काम नहीं करते तो हम आपकी गाड़ी में या हम रोड पे क्यों घूमते हैं? दुनिया अपने कमाने के लिए चल रही है, हम नहीं, तो अपना नहीं, ये तो हाँ, ये तो गाड़ी आप में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? देखो जी, ये तो आप लोगों का भी एक है जी बहुत बड़ा। और मेरा एक है, बस एक संदेश और दे दें आप चलते चलते कि युवा हूँ मैं, क्योंकि आप मेडिकल लाइन से MBBS है और पुराने डॉक्टर हैं, क्योंकि वकालत और डॉक्टरी जितनी पुरानी होती है उतनी चमकती है। तो जो बच्चे हमारे इसे देखे हैं या जो भी साथी हमारे इन्हें देखे हैं, उसे एक तो मेरा निवेदन है कि कमेंट में ज़रूर लिखेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। तो इसमें बच्चों को ज़्यादातर जो कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक रोक और लगा दिया है क्योंकि जी ये वो पहले वो करो वो नीट का टेस्ट दो, है जी। अब जो बच्चे गांव के अंदर 5वीं 6ठी तक तो उन्हें जो है इंग्लिश की ABCD भी नहीं सिखाई जाती, अब वो इंटर तक आते आते वैसे कमजोर हो जाते हैं। तो हमारे बच्चे साइंस में तो ज़्यादा जा ही नहीं पाते भाई। साइंस में जो प्राइवेट बच्चे जा रहे हैं वही बच्चे जा पाते हैं ज़्यादातर, जो प्राइवेट स्कूल, क्योंकि वो शुरू से उनको कुछ भी आए या नहीं आए, लेकिन इंग्लिश पढ़नी तो आती है उनको, लिखनी है जी। तो उनके कोर्स के विषय में ऐसा बताएं कि जो उनको जल्दी से जल्दी जो है उनको जो है कामयाबी मिल जाए। देखिए देवेंद्र जी, इसके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। शॉर्टकट नहीं कह रहा आपने छोटे जिनमें छोटे बजट में जो बच्चे मेडिकल जो हम आप नीट और क्यूट की बात करें, वो कंपटीशन तो अगर आपने थोड़ा हायर में जाना है, हायर एजुकेशन, वो तो करने पड़ेंगे। जी जी जी। और अच्छा नीचे के लेवल में तो फिर बस यही है कि आप ये जो नीचे वाले पैरामेडिकल कोर्स हैं या और बहुत कोर्स है इस तरह के जो वो होते हैं, पॉलिटेक्निकल है, तो इनमें आप जाएं। देखिए छोटे छोटे कोर्स भी मैं बताऊं, जैसे ITI की है ना, ITI में प्लम्बिंग है, हाँ, प्लम्बिंग का, मैसन का, और बहुत सारे ऐसे ऐसे कोर्स है छोटे छोटे जिनको जो है ना, जिनमें अच्छी अर्निंग होती है और टेक्निकल इंडिपेंडेंट बच्चा हो जाता है। डॉक्टर साहब, अभी एक हमारे मेरे मित्र हैं, वो डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, हाँ, उनकी वाइफ ने MA और B.Ed करने के बाद में वो आंगनवाड़ी में 6,000 रुपए की नौकरी। हाँ जी, हाँ जी, यही। अब बताइए आप, मतलब जो MA और B.Ed करने के बाद में 6,000 रुपए 7,000 रुपए जो भी मिलते हैं आंगनवाड़ी को, उसकी क्या पढ़ाई लिखाई की वैल्यू रहेगी? हमारी जो लड़कियां हैं वही है ना, इनका B.Ed की तरफ ज्यादा रुझान होता है कि अगर ये इधर मेडिकल लाइन में जाएं, पैरामेडिकल साइड में होते हैं ना, हाँ जी, तो अब तक 80-80 हज़ार रुपए लेती। 80,000 वो 6,000 की बात करें, वो 80,000 रुपए लेती जी। अगर मैं ANM का भी कर लेती, लैब टेक्नीशियन है जी, और बहुत सारे कोर्स है मेडिकल लाइन में, खाली पड़ी है, एक्सरे टेक्नीशियन है, बहुत है, बहुत है। और कॉलेज भी बहुत है, मतलब प्राइवेट में है और अच्छा ही उसमें। अच्छा, तो मेरी तो यही सलाह है कि पैरामेडिकल के जितने भी कोर्स है ना, जी जी, उसमें आप जाइए और बहुत बढ़िया। इसको D फार्मा 2 साल का होता है। D फार्मा करें, D फार्मा भी कर लेंगे तो एक मेडिकल स्टोर तो आदमी खोलता है, मेडिकल स्टोर खोल ले, किसी डॉक्टर के पास हो जाएंगे, तो ये तो बहुत अच्छे कोर्स है जी। हाँ जी। तो मेरा सभी साथियों से ये निवेदन है कि OT टेक्नीशियन है, बहुत कोर्स है ऐसे मेडिकल लाइन में। बरेली में MSc की पूरे बरेली मंडल में 8 सीट है MSc नर्सिंग की। अब बताइए आप, जो वहाँ हमारा एक मित्र है, वो अभी आए हुए हैं यहाँ, तो वो कह रहे जी मेडिकल लाइन हमारी 95% खाली पड़ी रहती है। तो हमारा सभी से निवेदन है कि आज की मुलाकात अच्छी रही डॉक्टर सीताराम कटारिया जी के साथ, और हमारे साथ में इस टाइम चल रहे हैं सब लोग। तो आप
जो है सभी का दिन मंगल हो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। और सभी साथियों से मेरा ये निवेदन है कि अपने अपने बच्चों को, जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एक तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा पढ़ाएं जितना भी हो सकता है, क्योंकि ये माँ बाप सपने तो देखते हैं लेकिन कष्ट भी माँ बापों को ही करने पड़ेंगे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। और मेडिकल लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, जो भी हमारी तरफ से हेल्प होगी वो हम आपकी मदद करेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। नमो बुद्धाय।